गाइस आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ फेब मार्च 2020 का फिज़िक्स का एमसीक्यू, वो भी एक्सटेंडेड। मैं जल्दी से आपको मेरा थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। मैंने आईजीसीएसई की 10th की बोर्ड की एग्ज़ाम दी थी फेब मार्च 2020 में ही। और मैंने 4 सब्जेक्ट्स में 90 प्लस स्कोर किया था, यानी कि ए स्टार, जो कि था मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो मैं ये वाले चैनल के ऊपर ये चारों सब्जेक्ट्स के पेपर सॉल्व करूँगा। और अगर आपको उसके अलावा आईसीटी के प्रैक्टिकल पेपर सॉल्व में आप चाहते हो कि मैं करूँ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो अगर आप कमेंट में लिखोगे कि आप चाहते हो कि मैं आईसीटी के प्रैक्टिकल पेपर्स भी सॉल्व करूँ, तो मैं ज़रूर उसको सॉल्व करूँगा। तो मैं जल्दी से पेपर को करता हूँ स्टार्ट। आज मैं सिर्फ 15 या 20 उतने क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, पर सारे क्वेश्चंस डिटेल में समझाऊंगा और काफ़ी क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इजी है और इसका आंसर डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि 700 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सिंपली आपको एरिया फाइंड करने का, लेंथ इनटू ब्रेथ करके। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी ब्रेथ है, लेट मी जूम इन अ फर्स्ट बिट। इसकी ब्रेथ स्टार्ट फ्रॉम 10 टू 45। तो 45 माइनस 10 होता है 35। ओके, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया इधर। मैं इसको हटा देता हूँ इधर से। एंड ये होता है 35। और जो इसकी लेंथ है विच स्टार्ट्स फ्रॉम 5 एंड एंड्स एट 25। इसकी होएगी लेंथ 20। तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर आएगा 75। सॉरी, मैंने गलती से 75 बोल दिया। हमें आंसर आएगा 700 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अभी मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ अभी। सेकंड क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। तो क्वेश्चन को जल्दी से मैं कर देता हूँ रीड। और मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ, और आपकी टीचर्स ने भी दी होगी, कि आप जैसे क्वेश्चन रीड करते हो उसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंस वर्ड्स को अंडरलाइन करने का है। तो अ बॉल फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू एयर टूवर्ड्स द ग्राउंड। द डायग्राम शोज टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉल। पहला फोर्स है एयर रेजिस्टेंस, दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। एज द बॉल फॉल्स द एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। डेफिनेट सी बात है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पे जहाँ पे एयर रेजिस्टेंस और ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है, वहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन के ऊपर ध्यान देने का है। तो जो भी ऑप्शंस जहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, तो उसको हम सिंपली कर देंगे एलिमिनेट, जैसे कि सी वाला ऑप्शन है। और हाँ, तो अभी फिलहाल तो हमें सी वाला ऑप्शन ही दिख रहा है जहाँ पे एक्सेलरेशन मेंशन नहीं हुआ है। जैसे एयर रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा, हमारा जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वो उसको डिक्रीज करते जाएगा जो एयर रेजिस्टेंस है। तो एयर रेजिस्टेंस हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स को अपोज करेगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल डिक्रीजेस। डेफिनेटली द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल डिक्रीजेस, क्योंकि ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी। हम इसको टिक कर सकते हैं। द बी इज द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल इंक्रीजेस। ये डेफिनेटली एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ बॉल इंक्रीज तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि इधर एयर रेजिस्टेंस भी है, तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन इंक्रीज नहीं होगा। और डी ऑप्शन ये कह रहा है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉल डिक्रीजेस। ये भी गलत है। तो अभी आप लोग बोलोगे कि अभी भैया ने बोला कि ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कम हो रहा है एयर रेजिस्टेंस की वजह से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है, पर जो एयर रेजिस्टेंस जो एक्ट कर रहा है वो ये वैल्यू को जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है उसको डिक्रीज कर रहा है। पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ही लगा रहा है, पर एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो कि फ्रिक्शन की तरह एक्ट कर रहा है वो उसको कम कर रहा है। मैं वापस आपको मेंशन कर रहा हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो कांस्टेंट ही रहेगा हमेशा। डी वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया है यहाँ से। अभी बढ़ते थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग प्रोजेक्ट्स अ बॉल हॉरिजॉन्टली इन अ वैक्यूम चेम्बर। वैक्यूम वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। ऑन द अर्थ द बॉल रिचेज द चेम्बर फ्लोर 4 मीटर इन फ्रंट ऑफ द स्प्रिंग। तो मैं जल्दी से इसका एक रफ डायग्राम बना देता हूँ। तो इसको हम बना देंगे स्प्रिंग, और बॉल इधर आके लैंड हुआ। तो हमने स्प्रिंग को पहले ऐसे कंप्रेस किया इधर से, और जैसे हमने स्प्रिंग को छोड़ा तो बॉल इधर आके लैंड हुआ
जो कि अर्थ का सीन है, इधर अर्थ का जो भी सिचुएशन है अभी वो बताया गया है. एन आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट इज डन ऑन मून. द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज लोअर ऑन द मून देन ऑन अर्थ. तो ये सब तो हमें मालूम है कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द मून अर्थ से कम है. सो द एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स ऑन द मून आर कंपेयर्ड विद दोज ऑन द अर्थ. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो हमें ट्रू स्टेटमेंट को फाइंड आउट करने का है. तो थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ. सो द स्प्रिंग द हॉरिजॉन्टल स्पीड इज ग्रेटर ऑन द मून एंड बॉल हिट्स द फ्लोर 4 मीटर in front of the spring. The horizontal speed is greater on the moon and the ball hits the floor more than 4 meter in front of the spring. So guys, मुझे अभी ये दो ऑप्शंस रीड करने से पता चल गया कि एलिमिनेट ए होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स मून का कम होता है इन कंपैरिजन टू अर्थ. तो हम जैसे अगर ये समझो ये वाला एक्सपेरिमेंट हमने मून पे किया, तो मून पे क्या होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे ऐड करेगा वो डेफिनेटली कम होगा इन कंपैरिजन टू अर्थ. तो ये बॉल सरफेस के कांटेक्ट में थोड़ा लेट आएगा इन कंपैरिजन टू अर्थ, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अट्रैक्शन करेगा, तो वो ज़्यादा जल्दी नीचे आएगा, मतलब सरफेस के कांटेक्ट में ज़्यादा जल्दी आएगा. और मैंने आपको बोला कि मून का ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू अर्थ, तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा. तो ये बॉल थोड़ा इधर आगे आगे गिरेगा, मतलब आगे आगे सरफेस के कांटेक्ट में आ जाएगा. सो आई होप आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा. सो जहाँ पे भी तो जो भी ऑप्शंस पे लिखा है कि हिट्स द फ्लोर 4 मीटर इन फ्रंट ऑफ द स्प्रिंग, वो सारे एलिमिनेट हो जाएंगे. तो सी वाला ऑप्शन भी वैसा ही आपसे, तो हिट द फ्लोर 4 मीटर इन फ्रंट ऑफ द स्प्रिंग, क्योंकि वो 4 मीटर से आगे जाएगा, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में रिप्रेजेंट करवाया है. तो डी ऑप्शन क्या है, द हॉरिजॉन्टल स्पीड इज सेम ऑन द मून एंड द बॉल हिट्स द फ्लोर मोर देन 4 मीटर इन फ्रंट ऑफ द स्प्रिंग. सो अभी हमारे कंफ्यूजन है बी और डी के बीच में, तो ये कंफ्यूजन हट जाएगा अभी एक सेकंड में. सो आंसर होना चाहिए डी, तो मैं बी को करूँगा एलिमिनेट. तो आप बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि हमने इधर मैंने डार्क इधर हाईलाइट किया था, आप देख सकते हो कि वैक्यूम. सो वैक्यूम में स्पीड तो सेम ही होगी बॉल की, क्योंकि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए स्पीड को कोई डिफरेंस नहीं होगा. स्पीड ना कम होगी ना ज़्यादा होगी, तो स्पीड तो सेम होने वाली है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है. तो मैंने इधर मार्किंग स्कीम भी खोल रखी है, तो हम चेक करते हैं कि हम राइट जा रहे हैं कि नहीं. ए एंड डी, या सो अभी तक तो हम राइट ट्रैक पे है. अभी देखते हैं आगे कोई गलती करेगा तो समझ में आएगा. तो अभी हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ. या सो फोर्थ क्वेश्चन भी आई गेस काफ़ी सिंपल रहेगा. सो द फोर्थ क्वेश्चन सेज डायग्राम 1 शोज पीस ऑफ फ्लेक्सिबल मटेरियल दैट कंटेन्स many pockets of air. Diagram 2 shows the same piece of flexible material after it has been compressed so that its volume decreases. तो इधर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, सेम मटेरियल है पर उसको कंप्रेस करके वॉल्यूम को डिक्रीज किया है. एग्जाम्पल के लिए हम इसको क्ले भी ले सकते हैं एग्जाम्पल के लिए. सो व्हाट हैपेंस टू द मास एंड टू द वेट ऑफ द फ्लेक्सिबल मटेरियल व्हेन इट इज कंप्रेस. तो अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि वेट इज इक्वल टू mg. सो अभी मैं आपको खाली ये बता रहा हूँ क्योंकि इसका शायद से थोड़ा बहुत यूज़ इधर आ सकता है. सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मास चेंज होएगा सो डेफिनेटली वेट चेंज होना चाहिए. सो जहाँ पे भी ऑप्शंस अलग अलग है, मतलब अगर मास में इंक्रीज लिखा है और वेट में नो चेंज लिखा है तो वो सारे ऑप्शंस इधर से एलिमिनेट हो जाएंगे. सो बी वाला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि मास और वेट के नीचे सेम होना चाहिए. अगर इंक्रीज है, नो चेंज दोनों में सेम होना चाहिए, ऐसा अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने फॉर्मूला से डिराइव किया कि अगर मास इंक्रीज होगा डेफिनेट सी बात है तो वेट इंक्रीज होने ही वाला है. सो अभी हम देखेंगे कि आंसर ए और डी दोनों में से कौन सा करेक्ट है. सो गाइस अभी मैं आपको सिंपली पहले बता देता हूँ कि कौन सा आंसर एलिमिनेट हो जाएगा. सो ए हो जाएगा एलिमिनेट एंड डी इज द करेक्ट आंसर. तो मैं आपको जल्दी से एक अच्छा सा एग्जांपल दे देता हूँ. समझो तुम्हारी बॉडी है, तो तुम्हारी बॉडी के अंदर किस किस का वेट होता है, तुम्हारी बोन्स का, तुम्हारे ऑर्गन्स का. तो हम जैसे समझो तुम्हारी हाइट 6 फीट है,
तो अगर हम तुम्हें कंप्रेस छोटा छोटा करके 4 फीट के आसपास तुम्हारी हाइट लेके आ जाएंगे, पर जो भी तुम्हारे ऑर्गन्स है, बॉडीज के जो बोन्स है, वो सारे तुम्हारे अंदर ही रहेंगे, पर आप तुमको थोड़ा छोटा कर दिया है, बस उतना ही चेंज है। तो डेफिनेटली बात है तुम्हारे मास में या फिर वेट में कोई चेंज नहीं आएगा। मैं मतलब अगर मैं टेक्निकली बोलूँ तो तुम्हारे मास में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वही ऑर्गन्स तुम्हारे अंदर है। आप जब कंप्रेस करने के पहले भी वही ऑर्गन्स और बोन्स थे, कंप्रेस करने के बाद भी सेम ऑर्गन्स और बोन्स तुम्हारी बॉडी के अंदर कंसिस्टेंट थे। सो मास में अगर कोई चेंज नहीं आएगा, सो डेफिनेटली बात है वेट में भी कोई चेंज नहीं आएगा। एंड यहाँ गाइस डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो हमारा फोर्थ आंसर क्वेश्चन भी सक्सेसफुली हो गया है। सो गाइस अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना। सो द फिफ्थ क्वेश्चन सेज द ग्राफ शोज हाउ द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड वेरीज एज द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सरफेस इंक्रीजेस। सो ये है इसका ग्राफ। तो हम ग्राफ को एक मिनट के बाद अटेंड करेंगे। तो ये नीचे वाला क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर देते हैं। विच रो डिस्क्राइब्स द इफेक्ट दिस हैज ऑन द मास एंड ऑन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज इट मूव्स फर्दर अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये हाईलाइटिंग में थोड़ी सी गलती हो रही है मेरे से। या अर्थ सरफेस, अरे वापस वैसा हो गया, ओके नेवर माइंड। सो अभी हमें फाइंड करने का है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर के मास और वेट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। ये ग्राफ के थ्रू हम लोग को आंसर फाइंड आउट करने का है। सो हमें ये फाइंड करने का है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से, यानी कि अर्थ के जो भी सरफेस से दूर जा रहा है यानी कि ऊपर जा रहा है। अर्थ समझो ये अर्थ का ग्राउंड है, ये समझो इधर, हाँ ये अर्थ है, तो ये बॉल इधर है, तो ये बॉल ऊपर जा रहा है। सो ये अर्थ के कॉन्टेक्ट से दूर जा रहा है, मतलब इसका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो हमें वो फाइंड आउट करने का, इसका मास एंड वेट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, अनचेंज रहेगा, तो क्या रहेगा। तो इधर हमने ग्राफ दिया है कि स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। सो तो अभी हम एक्स एक्सिस पे देख सकते हैं कि डिस्टेंस दिया है। तो अभी आप देख सकते हो कि आप जैसे ही ये राइट हैंड साइड पे जा रहा है तो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। और ग्राफ अगर वाई एक्सिस से हम लोग देखेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की डिक्रीज हो रही है। तो जितना डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा। सो अगर मास तो आपको पता रहेगा कि अगर आप स्पेस में भी जाओगे तो तुम्हारा मास कांस्टेंट रहेगा। समझो तुम्हारा मास है 45 kg, समझो तुम्हारा मास है 45 kg, तो तुम स्पेस में भी जाओगे तो भी वही सेम रहेगा। तो तुम्हारा मास तो हर जगह पे कांस्टेंट रहता है। पर इधर मैंने आपको आगे फॉर्मूला बताया था कि वेट इज इक्वल टू mg। तो इधर वेट में थोड़ा सा चेंज आने वाला है, क्योंकि इधर ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो g की वैल्यू है वो कम हो रही है, इसलिए तुम्हारा वेट डिक्रीज होएगा और मास अनचेंज रहेगा। तो हम देखते हैं वैसा ऑप्शन है कि नहीं। सो हमें मास चाहिए अनचेंज्ड और वेट डिक्रीज। सो आई गेस सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स चेक। या गाइस, सो आप देख सकते हो कि इधर फिफ्थ में इधर लिखा हुआ है सी एंड वी आर करेक्ट। तो अभी हम बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे हो और आपको क्लियरली समझ में आ रहा है मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो अभी सिक्स क्वेश्चन है। मेजरिंग सिलेंडर कंटेन्स 400 centimeter cube of water. A solid metal ball is dropped into the water and the water level rises 56 centimeter cube. Obviously, the mass of the ball is 80 grams. What is the density of the metal from which the ball is made? तो ये अच्छा खासा क्वेश्चन हमें अभी देखने को मिल गया है। सो मैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, जो भी मैं आपको टिप देना चाहता हूँ आपको ऐसे, मतलब टिप्स मैं आपको इसलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे पेपर्स सॉल्व करे हुए हैं। सो जैसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस है जहाँ पे न्यूमेरिकल्स हो, तो आपको जो भी दिमाग में फॉर्मूलाज आ रहे हैं वो आप पेपर के ऊपर पुट डाउन कर दो, ताकि आप कोई सिली एरर ना करो। तो मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे। सो गाइस, हमारे पास इधर मैं अच्छा सा डायग्राम बनाता हूँ, बहुत मज़ा आएगा अभी। तो मैं अभी कलर चेंज कर देता हूँ, आई गेस येलो कलर लूँगा और थोड़ी थिकनेस भी बढ़ा दूंगा पेन की। या सो हमारे पास इधर ये था एक सिलेंडर और ये था वाटर। तो ये वाटर का लेवल था कितना था 56 सेंटीमीटर, नो इट वॉजंट 56, इट वॉज 40। या इट वॉज 40
और हमने बाद में यही सेम सिलेंडर में इसका लेवल बढ़ गया था और एक बॉल डाल दिया था। सो इसका लेवल बढ़ के इंक्रीज होके 56 हो गया। तो हमें सिंपली क्या करने का है, 56 को सब्ट्रैक्ट करके 56 को 40 से सब्ट्रैक्ट करने का है। तो हमें क्या मिलेगा, 16, और 16 इज़ द वॉल्यूम, मतलब जो वॉल्यूम ये बॉल ने ऑक्यूपाई किया है वो ये वाला वॉल्यूम है जो कि 16 है। तो मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए। या सो जो भी ये वॉल्यूम आएगा ये वाला, वो बॉल का वॉल्यूम है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास हमें दिया है 80 ग्राम्स। सो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम 16। सो हम लोग को यूनिट्स का भी ध्यान रखने का है। तो यहाँ पे यूनिट्स सारी बराबर है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर ये बाई चांस अगर ये केजी में होता तो अपने को डिवाइड करना पड़ता, बट लकीली अभी इधर ग्राम्स में है। तो हम लोग को इधर सिंपली डिवाइड मारने का है। तो 16 1 जा 16, 16 हाउ मच जा 16 5 जा 80 होता है। सो हमें आंसर आया है 5। सो इधर ऑप्शन भी है 5। तो अभी हम MS में चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन। या देयर यू, आप दे दो कि इस क्वेश्चन नंबर 6 का डी इज़ करेक्ट। तो अभी हम लोग अभी तक करेक्ट जा रहे हैं। लकीली मज़ा आ रही है मेरे को भी, आई होप आप लोगों को भी मज़ा आ रहा है। सो अगर आप चाहते हो मैं इंग्लिश में बोलूँ, अगर आप मैं तो आई होप अगर आप इंडियंस हो तो आप लोगों को तो हिंदी में कन्वीनियंट रहेगा। तो अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके बताना कि मैं इंग्लिश में बोलूँ कि नहीं। सो 7th, अ कार ट्रैवल्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल रोड एट अ कांस्टेंट स्पीड। 3 horizontal forces act on the car. 3 forces, okay? The diagram shows 2 of these forces. What is the size and the direction of the third horizontal force acting on the car? तो सबसे पहला फोर्स है इंजन से जो फोर्स आ रहा है। दूसरा फोर्स है एयर रेजिस्टेंस विच इज एक्टिंग लाइक अ फ्रिक्शन। सो डायरेक्शन ऑफ अ मोशन फॉरवर्ड। तो एक वर्ड है क्वेश्चन के अंदर और वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आपने वो वर्ड को अंडरलाइन नहीं किया रहेगा या फिर वो वर्ड को मिस किया रहेगा रीड करने के टाइम पे क्वेश्चन को, तो आपको ये वाले जो भी क्वेश्चन का मार्क्स नहीं मिलेगा। सो वो वर्ड है कांस्टेंट। कांस्टेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये वाले क्वेश्चन में। सो कांस्टेंट स्पीड मतलब क्या रहता है कि सारे फोर्सेस बैलेंस रहते हैं, यानी कि समझो ये साइड पे 5 न्यूटन फोर्स है, सो ये साइड पे भी 5 न्यूटन फोर्स रहेगा। सो दोनों फोर्स एक दूसरे को कर देगा कैंसल, और एक कांस्टेंट स्पीड पे कार मूव करेगी जो कि कांस्टेंट स्पीड रहेगी कुछ उसकी। तो मैं जल्दी से इसको कर देता हूँ एरेज। सो आई होप आपने ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। सो हमें सारे फोर्सेस को करने का है बैलेंस। सो यहाँ पे आगे हम देख सकते हैं कि 1500 न्यूटन है और पीछे 300 न्यूटन है। तो हमें पीछे सिंपली ऐड करने का है 1200 न्यूटन, 1200 न्यूटन पीछे की तरफ। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट आई गेस। लेट अस चेक 7th का ए। या देयर यू गो, वी हैव रॉक्ड इट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमें सिंपली फोर्सेस को बैलेंस करने का है। तो जब भी कांस्टेंट वर्ड आएगा ना क्वेश्चन में तो याद रखना कि आपको फोर्सेस को करने का है बैलेंस। तो वापस से कर देता हूँ कलर चेंज। या देयर यू। सो 8th क्वेश्चन, अ कार इज ड्रिवन राउंड अ बेंड इन द रोड at a constant speed. A car is driven round a bend in a road at a constant speed. Direction of the car, motion of a car, and this is the car. What is the direction of the resultant force on the car when it goes round the bend? So इधर एक टर्न आया तो ये कार को टर्न बेंड हो रही है ऐसा बोल रहे हैं ये लोग। सो हमारे सामने सारे ऑप्शन है ABCD। तो मैं जल्दी से ये ऑप्शन को कर देता हूँ रीड। पैरेलल टू द मोशन एंड इन द सेम डायरेक्शन एज द मोशन। तो अभी ये जो बात हो रही है वो रिजल्टेंट फोर्स की हो रही है। पैरेलल टू द मोशन एंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, परपेंडिकुलर टू द मोशन एंड टूवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द बेंड, परपेंडिकुलर टू द मोशन एंड टूवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ द बेंड। सो मेरे हिसाब से मैंने अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया है और मुझे आंसर लग रहा है कि सी होना चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं। या 8th का ऑप्शन सी करेक्ट है। मेरा दिमाग लिटरली मैंने बिल्कुल भी नहीं लगाया है। तो इधर आपको लिटरली अच्छी खासी फिजिक्स लगानी पड़ेगी और आपको थोड़ा बहुत विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। तो आप ये समझिए कि आपके पास एक बॉल है जो कि एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है।
और आप उसको घुमा रहे हो इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो आप सेंटर में खड़े होगे ऑब्वियसली, इसलिए ये सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हो। तो जो भी फोर्स बॉल के ऊपर आ रहा है वो सेंटर से आ रहा है, जो कि आप लगा रहे हो। अगर आप होगे नहीं सेंटर में तो बॉल घूमेगा ही नहीं। तो जो भी फोर्स आ रहा है वो इनवर्ड्स आ रहा है फ्रॉम इनसाइड, तो आपको सेम यही चीज़ लगानी है और फोर्स इधर इनवर्ड्स लगेगा और ये इनसाइड वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो जैसे ही ऐसा सर्कुलर मोशन का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको यही एग्जांपल लेने का है और उसको इनपुट करने का क्वेश्चन में, और आपको डायरेक्टली आपका आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये वाले क्वेश्चन को भी। सो गाइस, ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी रीड कर दिया है, तो वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो ये वाले क्वेश्चन में हमें बताया गया कि ये जो ट्रेनर है वो प्रेसअप्स कर रहा है, तो उसका वेट है 70 kg, सॉरी उसका मास है 70 kg, और जो लोड है उसके ऊपर उसका मास है 6 kg, जो कि आप इधर देख सकते हो। तो हमें फाइंड आउट करने का है द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय हिज आर्म्स, और हमें अपवर्ड फोर्स फाइंड करने का है एक्सर्टेड बाय हिज आर्म्स। सो ये वाला भी क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, पर कुछ लोग इसके अंदर सिली मिस्टेक कर देंगे। तो इसमें आप हम लोग को सबसे पहले क्वेश्चन के जो ऑप्शंस दिया है उसके ऊपर नज़र देखने के, क्योंकि इधर जो भी यूनिट्स है ऐसा यूनिट्स वो न्यूटन्स यूज़ की, और न्यूटन्स किसकी यूनिट्स होती है, वेट्स की। और हमें इधर क्वेश्चन में हर जगह पे केजी में दिया है, तो केजी होता है मास। तो सबसे पहले हम मास को करेंगे वेट में कन्वर्ट। तो वेट इज इक्वल टू mg, हमारा प्यारा सा फॉर्मूला वापस आ गया है। सो वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ लोड, तो मैं WL लिख रहा हूँ, विच इज 6 × 10, एंड द वेट ऑफ लोड इज इक्वल टू 60 न्यूटन्स। अगर मेरी हैंडराइटिंग खराब है तो सॉरी। एंड वेट ऑफ मैन लिख रहा हूँ m, विच इज इक्वल टू 700 न्यूटन्स। सो हमें अभी सारे जो भी यूनिट्स दिए, जो भी हमें वैल्यूज़ दिए, उनको हमने न्यूटन्स में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि वेट्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दो चीज़ ग्राउंड के कांटेक्ट में, ये मैन के बॉडी पार्ट्स में सिर्फ दो चीज़ ग्राउंड के कांटेक्ट में, एक तो है इसका आर्म, दूसरे है इसके फीट्स। सो हमें दोनों चीज़ को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ओवरऑल फोर्स कैलकुलेट करेंगे, जो डाउनवर्ड्स फोर्स आ रहा है ओवरऑल फोर्स, जो कि मैन का वेट है और वो लोड है, तो वो फोर्स क्या आ जाएगा 700 + 60। तो ये हम लिखेंगे F नेट लिखेंगे इसको, और ये लिखेंगे, ओ सॉरी मैंने इधर 600 लिख दिया है। सो ये हो जाएगा 60 सिंपली, तो ये हो जाएगा 760 ओवरऑल जो भी लोड नीचे आ रहा है, जो ओवरऑल फोर्स उसकी बॉडी का और जो लोड उसने अपने इधर लगाया है उसका ओवरऑल डाउनवर्ड्स फोर्स है। तो ये F नेट नीचे की तरफ है। तो अभी हम F नेट अपवर्ड्स करेंगे। सो इधर हमें ध्यान में रखने का है कि नेट मूवमेंट जो भी है वो 0 होना चाहिए, तो दोनों की तरफ से इक्वल होना चाहिए। जो कि डाउनवर्ड फोर्स अगर 760 है, सो अपवर्ड फोर्स फ्रॉम हिज आर्म्स एंड अपवर्ड फोर्स फ्रॉम हिज फीट शुड बी ऑल्सो 60। सो मैं अभी इधर लिख रहा हूँ फोर्स फ्रॉम हिज आर्म्स ए लिख रहा हूँ, प्लस फोर्स फ्रॉम हिज फीट्स शुड ऑल्सो बी 60। तो दोनों का एडिशन होना चाहिए 60। तो अभी हम लेके जो CM है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द मैन, उसको हम पाइवेट ले लेंगे। तो हम पाइवेट से सारे डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो इधर हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं मोमेंट का। सो डिस्टेंस फ्रॉम पाइवेट जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इनटू जो फोर्स है। तो हम सिंपली इधर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, स्पेस की कमी है इसलिए। तो हम सबसे पहले फोर्स ऑफ आर्म लिखेंगे इंटू 0.4 लिखेंगे, क्योंकि द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ द मैन टू द आर्म इज 0.4, जो कि मैंने इधर मेंशन किया हुआ है। सो हमें फोर्स ऑफ आर्म इंटू 0.4 लिखने का है। और अभी मैं आपको तो बता दूं कि ये मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका जो आर्म का फोर्स है वो ऐसे मूव कर रहा है, और जो इसका फीट का जो फोर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो ये ध्यान में रखने का है। और इधर एक और फॉर्मूला यूज होगा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। सो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट वाला फॉर्मूला। सो जो क्लॉकवाइज मूवमेंट में दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक तो फोर्स हो गया जो कि मैंने आपको इधर बताया, फोर्स बाय फीट, और दूसरा फोर्स है वो ये वाला है, फोर्स फ्रॉम द लोड।
सो ये भी ऐसे जा रहा है, आप देख सकते हो पाइवट के थ्रू ये भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ही जा रहा है। सो हम इसको भी एंटी क्लॉकवाइज में कंसिडर करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू फोर्स बाय फीट इंटू 0.9। आई होप आप, मैंने 0.9 क्यों लिखा है आप समझ गए होंगे, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए, और प्लस लिख रहा हूँ क्योंकि और एक फोर्स है जो कि फोर्स बाय द लोड। तो हमने इधर कैलकुलेट किया था, द वेट ऑफ लोड इज 60 इंटू 0.3, क्योंकि 0.3 डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ द मैन। सो अभी हमें ये पूरा चीज़ आ गया है। सो अभी हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो अननोन्स है। एक अननोन तो फोर्स फ्रॉम फीट है और दूसरा वाला अननोन है फोर्स फ्रॉम आर्म। तो अगर हम इसको काउंटर करने का है तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है इधर। तो अभी मैं अच्छा खासा कुछ रेक्टेंगल में आपको बता देता हूँ। सो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है, तो आप इधर देख सकते हो ये वाला फॉर्मूला, फोर्स ऑफ आर्म प्लस फोर्स ऑफ फीट इज इक्वल टू 760। सो हम ये लिख सकते हैं कि फोर्स ऑफ फीट इज इक्वल टू 760 माइनस फोर्स ऑफ आर्म। तो अभी हमारे पास अगर हम सिर्फ ये वाली चीज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी जगह पे, फोर्स ऑफ फीट की जगह पे, तो हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन में सिर्फ दो ही वेरिएबल्स बचेंगे और वो रहेंगे फोर्स ऑफ आर्म। तो उससे हम एलिमिनेट करके हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि फाइनल आंसर आएगा 540। सो अभी हम चेक कर लेते हैं, इज 9th क्वेश्चन सी, या देयर यू गो। तो मैं आपके लिए ये इसको कैलकुलेट कर देता हूँ, तो मैं सबको ये चीज़ को इरेज कर देता हूँ। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्लिप को रिवाइंड भी कर सकते हो। सो अभी हमारे पास ये है कि फोर्स ऑफ आर्म, मैं इधर लिख रहा हूँ, फोर्स ऑफ आर्म इंटू 0.4 विच इज इक्वल टू, तो हमने अभी लिखा था कि फोर्स ऑफ फीट इज इक्वल टू 760 या 760 माइनस फोर्स ऑफ आर्म इंटू 0.9 प्लस 60 विच इज इक्वल टू 18, या। सो अभी हम क्या करेंगे, जो फोर्स ऑफ आर्म है उसको ये साइड पे लेके जाएंगे और इसको सब्जेक्ट बनाएंगे फोर्स ऑफ आर्म को, और उसके बाद हमें 540 आ जाएगा। सो आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी और आगे की पूरी कैलकुलेशन आप कर देना। सो अभी हमारा जो 10th क्वेश्चन है, एन एयर पिस्टल फायर्स अ पैलेट फॉरवर्ड, व्हाट इज द मोशन ऑफ द एयर पिस्टल। सो जब भी हम, अगर आपको पता रहेगा, आप स्कूल में भी ये सिखाएगा कि जब शूट करती है बंदूक तो हमें पीछे एक रिकॉइल एक्सपीरियंस मिलता है, एक्सपीरियंस करने मिलता है। तो वो न्यूटन का थर्ड लॉ है, आई गेस द फॉरवर्ड, जो थर्ड लॉ वो कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर सेम, ऐसा कुछ कहता है। तो मुझे अभी रट्टा मारेला नहीं है, पर वैसा कुछ है न्यूटन का थर्ड लॉ। सो एयर पिस्टल डेफिनेटली पीछे मूव करेगी। सो द एयर पिस्टल मूव्स बैकवर्ड विथ स्पीड ग्रेटर देन पैलेट, द एयर पिस्टल मूव्स बैकवर्ड। तो जो भी फॉरवर्ड वाले जो ऑप्शन है सी और डी, जो कि आप इधर देख सकते हो सी और डी, वो तो डेफिनेटली रॉन्ग है, क्योंकि आप जैसे बुलेट को शूट करोगे तो आपका रिकॉइल बैकवर्ड आएगा, फॉरवर्ड नहीं आएगा। सो ए और बी में से एक आंसर रहेगा। सो स्पीड ग्रेटर देन पैलेट और स्पीड लेस देन पैलेट। सो जैसे कि मैंने कहा कि एक्शन रिएक्शन आर सेम, तो जो भी स्पीड, जो पैलेट की, जो भी बुलेट की स्पीड रहेगी, वही सेम फोर्स से हमारे ऊपर वही सेम स्पीड से बोलूँगा, वही सेम स्पीड से हमारे पास फोर्स आएगा, जो गन, जो पिस्टल का बैकवर्ड। तो आंसर बी करेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, जो एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। सो ये याद रखना, हर एक क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन में ये काम आता है। और अभी हमारा क्वेश्चन आंसर बी करेक्ट है, तो हमारा 10th क्वेश्चन भी हो गया है समाप्त। सो आई नो गाइस, थोड़ा बहुत मैसी हो रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं जो टैबलेट से ये लिख रहा हूँ, आप जो ये मैं लिख रहा हूँ, उसकी मेरी आदत नहीं है। धीरे धीरे आदत बन जाएगी तो मैं थोड़ा नीट एंड टाइडी हो जाऊँगा। सो विच रो डिस्क्राइब्स एन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ विंड टर्बाइंस। एडवांटेज, नो फ्यूल नीडेड, वेरिएबल सप्लाई, नो हार्मफुल गैसेज रिलीज, कांस्टेंट सप्लाई। तो डिसएडवांटेज क्या है, हार्मफुल गैसेज रिलीज, फ्यूल नीडेड, वेरिएबल सप्लाई और नॉइजी। सो हार्मफुल गैसेज तो रिलीज होते नहीं है, सो ए भी एलिमिनेट। फ्यूल नीडेड, फ्यूल भी कहाँ नीड होता है, तो ये भी एलिमिनेटेड।
और डिसएडवांटेज में वेरिएबल सप्लाई और नॉइजी, ये दोनों में से एक हो सकता है। तो नॉइजी के सामने वाला है कांस्टेंट सप्लाई। सो हमें विंड टर्बाइन से कांस्टेंट सप्लाई नहीं मिलता है। अगर मौसम विंडी नहीं है तो हमें बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी। सो डी वाला भी हो गया एलिमिनेटेड। तो फाइनली वी हैव सी एज अ करेक्ट आंसर। लेट अस चेक 11th का सी, देयर यू गो, वी आर करेक्ट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आप लोगों को मजा आ रही है मेरे साथ? मजा आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। An electric motor provides 900 joules of useful output energy. The efficiency of the motor is 60%. How much electrical energy is supplied to the motor? तो हमें इधर डायरेक्टली जो क्वेश्चन में जो वैल्यू दी है 900 जूल्स, वो यूजफुल आउटपुट एनर्जी है, यूजफुल। तो ये सारी एनर्जी किधर ना किधर यूज हो रही है, वो कोई वेस्ट नहीं हो रही है, कोई हीट से वेस्ट नहीं हो रही है। ये हमें डायरेक्टली जो भी यूजफुल आउटपुट एनर्जी है वो दिया है। तो हमें वो एनर्जी फाइंड आउट करने की है, वेस्ट हुई है, तो हमें उसको ऐड करने का है 900 जूल के साथ। इधर लिखा है हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड, तो हमें टोटल एनर्जी फाइंड आउट करने की है। तो मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू वेस्ट प्लस यूजफुल। तो मैं इधर सिर्फ यूज लिख रहा हूँ। तो हमें ये यूजफुल वाली एनर्जी दी है, जो वेस्ट, जो फ्रिक्शन है, हीट है, नॉइज है, हमें वो वाली एनर्जी फाइंड करने की है। तो इसको टोटल करके हम टोटल एनर्जी फाइंड कर देंगे। तो हमें इधर दिया है 60% एफिशिएंसी है। तो सिंपली मैथ्स है 60 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने की है, जो कि है ये टोटल एनर्जी विच इज़ इक्वल टू 900। सो अभी हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई वो सब झंझट करेंगे। 900 डिवाइड बाय 60 और अभी हमें आंसर आ गया है 1500। तो जल्दी से चेक करते हैं। 12 का सी है, देयर यू गो। अभी हम जल्दी से करते हैं 13th वाला क्वेश्चन। तो मैंने इसको ऑलरेडी रीड कर दिया है। सो हमें बोला गया कि अ क्रेन टेक्स 2 minutes टू लिफ्ट अ 500 kg लोड टू टॉप ऑफ अ बिल्डिंग दैट इज 12 मीटर हाई। What is the useful power developed against the gravity? तो gravity इधर काफ़ी कमाल का वर्ड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, by the crane। तो अभी हम वापस हमें इधर पता चला है कि पावर का जो फॉर्मूला है एनर्जी बाय टाइम होता है। अगर आपको पता नहीं है तो ये नोट डाउन कर दो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इधर एनर्जी हमें दी गई है ग्रेविटी के फॉर्म में। सो अगर हम ऐसा लिखेंगे एनर्जी बाय टाइम विच इज इक्वल टू mgh बाय टाइम। सो हम इसको लिखेंगे, मास हमें दिया है 500 इंटू 10 इंटू 12 और बाय टाइम दिया है हमें 2 मिनट्स पर, हमें इसको सेकेंड्स में लेने का है। सो दैट विल बी 120 सेकेंड्स। सो हम इसको काट फाट करके हमें डायरेक्टली आंसर आ जाए 500 वॉट्स। सो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं ये डिलीट कर रहा हूँ, अरे इरेज कर रहा हूँ, वो मैं थोड़ा अपना ट्राई कर रहा था इसलिए वो लिखा था। सो हमें जो भी इसका जो आंसर आता है फाइनल, उसका 500 वॉट आता है। सो 13th का सी, देयर यू गो, वी आर करेक्ट। तो अभी हम जल्दी से क्विकली सॉल्व करते हैं 14th वाला क्वेश्चन। अ स्कीयर इज स्टैंडिंग स्टिल ऑन द फ्लैट सर्फेस ऑफ स्नो। द वेट ऑफ द स्कीयर इज 550 न्यूटन। द टोटल एरिया ऑफ स्की इज इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड इज 0.015 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड बाय द स्कीयर। तो सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करने का है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और लकीली इधर फोर्स न्यूटन में दिया है एंड एरिया इज 0.015। तो हमारे पास कैलकुलेटर है, हम डायरेक्टली कैलकुलेट करके हमें डी वाला ऑप्शन आंसर आता है। लेट अस चेक 14D, देयर यू गो, वी आर करेक्ट, गुड टू गो। ओके, सॉरी, लेट अस मूव डाउन एंड नाउ वी आर ऑन 15th क्वेश्चन। आई गेस दिस विल बी आवर लास्ट और सेकंड लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद मैं पार्ट 2 रिलीज करूँगा ये वाले पेपर का, तो उसके लिए भी इंतज़ार करना। अ टॉल सिलेंडर इज पार्शली फिल्ड विथ 2 liquids which do not mix. Okay, the 2 liquids have different densities. A student measures the pressure due to the liquid at different depths. Which graph shows how the liquid pressure varies between the position P and Q? So ये 2 liquids है और दोनों की liquid की density डिफरेंट है सॉरी। आप इधर देख सकते हो, द 2 लिक्विड है डिफरेंट डेंसिटीज और दोनों इमिसेबल है, यानी कि एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहे। सो अ स्टूडेंट मेजर्स द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड। तो बच्चे ने मेजर किया प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड। तो हमें फाइंड आउट करने का है कि कौन सा वाला ग्राफ करेक्ट है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ।
थोड़ा सा देयर यू गो। सो अभी हम इधर से पहले आइडेंटिफाई करते हैं, पहले हम इधर एक्सपेक्टेड करते हैं कि आंसर क्या आना चाहिए। सो जैसे कि आप हमें पता है कि डेंसिटी प्रेशर इन लिक्विड इज रो जी एच। तो जितना हाइट बढ़ेगा उतना प्रेशर इन लिक्विड बढ़ेगा। सो डेफिनेट से बात है, पोजीशन क्यू इधर प्रेशर ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू पोजीशन पी। तो देखते क्यू ऊपर होना चाहिए हमेशा। सो जहाँ पे भी अगर क्यू नीचे है उसको हम कर देंगे एलिमिनेट। तो हर एक जगह पे क्यू ऊपर है आप देख सकते हो, बट ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि दोनों एक ही प्रेशर में दोनों एक ही डेंसिटी के प्रेशर के नहीं हो सकते, सॉरी। सो ये डी वाला सिंपली हो जाएगा एलिमिनेट। आई होप द रिकॉर्डिंग इज ऑन, या इट इज़ ऑन। सो अभी हम इंटरप्रेट करेंगे ए बी और सी में से। तो अभी सी वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि जो सी वाला दिखा रहा है उसका मतलब एक ही लिक्विड में है पी और क्यू, बट इधर दो अलग अलग लिक्विड है और दोनों की डेंसिटीज भी अलग अलग है। तो ये सी वाला जो स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है उसका मतलब ये डेंसिटी एक ही बता रहा है, पर हमारे केस में डेंसिटी अलग अलग है दोनों अलग अलग लिक्विड्स की। सो हमें ऑप्शन ए या बी में से फाइंड आउट करने के कौन सा करेक्ट है। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ये वाले चैप्टर का नाम नहीं मालूम मुझे, बट जो फोर्स जो लगा रहे, जो प्रेशर लग रहा है और जो ग्राफ से हमें पता चल रहा है, अगर मेरा दिमाग अगर मैं दौड़ा होगा थोड़ा बहुत तो मुझे आंसर बी लग रहा है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि बी सही है कि नहीं। 15 का बी, या तो बी सही है। तो आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इट इज़ अ बिट ट्रिकी टू एक्सप्लेन, बट आई होप आई विल एबल टू एक्सप्लेन। सो अगर जो पोजीशन पी है और ये वाला लिक्विड जो वाइट कलर में जो लिक्विड है वो डेफिनेटली उसकी डेंसिटी कम है इन कंपैरिजन टू लिक्विड क्यू, मतलब जो ग्रे कलर का लिक्विड है। तो क्योंकि आप देख सकते हो अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती ये वाइट वाले लिक्विड की तो वो ग्रे के नीचे रहता ना ही कि ऊपर, क्योंकि अगर ग्रे की डेंसिटी उससे ज़्यादा है तो वो अंदर डीप ज़्यादा जाएगा क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा नीचे है। तो आप इधर हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो P का जो डेंसिटी है वो इधर ज़्यादा बता रहा है इन कंपैरिजन टू दिस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि P का डेंसिटी कम रहेगा और इधर थोड़ा ज़्यादा बता रहा है इन कंपैरिजन टू दिस। तो हम इससे इवेल्युएट कर सकते हैं कि B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई नो इट इज़ नॉट दैट एफिशिएंट वे टू फाइंड द आंसर, बट या ये वाले क्वेश्चन में आपको वैसे मेथड लगा के आपको आंसर आ जाएगा। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पर अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। 16th वाला है, पोलन ग्रेन इन वाटर आर व्यूड थ्रू अ माइक्रोस्कोप, दे आर सीन टू बी इन कंटिन्यूस रैपिड रैंडम मोशन। सो ये वाला क्वेश्चन हज़ारों बार आ चुका है। तो व्हाट कॉजेज अ पोलन ग्रेन टू मूव इन दिस वे? सो दिस इज रियली वेरी सिली क्वेश्चन। तो convection currents in water bombarded by single molecule of water, uneven bombardment on different sides of water molecules, collision with another polar grain by the kinetic energy। so ये वाला हो गया एलिमिनेट, ऑब्वियस सी बात है, ये वाला हो गया एलिमिनेट। और ये वाला क्वेश्चन जैसे मैं कहा बहुत बार आ चुका है। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मैंने बहुत बार ये वाला क्वेश्चन खुद सॉल्व किया है। क्योंकि तो लिखा है पोलन ग्रेन्स इन वाटर, तो पानी है, ये बोल है ऊपर का व्यू और थोड़े थोड़े पोलन ग्रेन्स है। सो दूर दूर है तो सारे मूव कर रहे हैं। तो मूव क्यों कर रहे हैं? डेफिनेटली बात है जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है बड़े बड़े जो इनविजिबल है, एक्चुअली जो विजिबल नहीं होते वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो हमें तो डेफिनेटली लगेगा तो ये जादू से मूव हो रहे हैं, पर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो ही ये पोलन ग्रेन्स को पुश कर रहे हैं। उसकी वजह से जो मतलब पुश नहीं, बोम्बार्ड हो रहे, कोलाइड हो रहे और ये पोलन ग्रेन से, ताकि इसलिए वो मूव हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पोलन ग्रेन इसको पुश कर रहा है इसलिए वो मूव हो रहा है। ये काफ़ी कम पोलन ग्रेन्स है और दूर दूर है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि ये जादू से हिल रहे हैं। पर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो कि इनविजिबल है थ्रू आर नेकेड आइज एंड माइक्रोस्कोप से भी थोड़ा सा मुश्किल है वाटर मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करना, मतलब जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप है उससे। इसलिए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स उनसे बोम्बार्ड हो रहे हैं, इसलिए ये सारे पोलन ग्रेन्स मूव हो रहे हैं। आई होप आप लोग ने समझ लिया होगा, काफ़ी इजी है। और ये वाला क्वेश्चन मैं बोलूँगा आपको रट्टा ही मार लो क्योंकि बहुत बार आ जाता है। अ स्टूडेंट मेजर्स द मास ऑफ वार्म वाटर इन एन ओपन कंटेनर ओवर 2 minutes. The container is kept at constant temperature. The results are in table.
Why does the mass of water change? So the time increases and the mass as we go down also increases. So definitely सी बात है, इधर लिखा है the student measure a mass of warm water. तो पानी गर्म है, समझो पानी गर्म है, समझो क्या इधर लिखा हुआ ये warm water. सो द बॉइलिंग वाटर रहेगा तो वो इवापोरेट तो डेफिनेटली होगा. तो अगर वो इवापोरेट हो रहा है तो उसके वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं, यानी कि वाटर का लेवल धीरे धीरे इधर आ जाएगा, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स इवापोरेट हो रहे हैं तो डेफिनेटली बात है वॉल्यूम तो कम होगा. तो अगर वॉल्यूम कम हो रहा है सो मास तो कम होएगा ही होगा. सो इधर क्या लिखा है, द वाटर इवापोरेट्स. सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. तो मैंने आपको वही समझाया और वही इधर ऑप्शन है. लेट अस चेक 17 का ए. या 17 का ए इज़ करेक्ट. सो गाइज आई गेस अभी मुझे वीडियो को कर देना चाहिए स्टॉप. आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी. तो अगर नहीं आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना. जो भी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट करना. मैं पार्ट 2 बनाऊंगा और पार्ट 2 में जो बाकी के जो सारे क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा और आपके जो भी क्वेरीज है वो भी उसमें सॉल्व करने का ट्राई करूँगा. टिल टाइम बाय बाय एंड टेक केयर.